मॉर्निंग लाहौर, सुबह खैर। मैं हूँ आपकी होस्ट मुनीबा आसिफ और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम जागो लाहौर। जनाब, मैं तो अपनी सुबह का आगाज बहुत अच्छे अंदाज में करती हूँ और कर भी चुकी हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोगों की सुबह का आगाज भी बहुत अच्छे अंदाज में हुआ होगा और आप सब भी ठीक ठाक होंगे, बड़े मजे से अपनी जिंदगी गुजार रहे होंगे और आपका दिन भी बहुत अच्छे अंदाज में गुजरने वाला है। क्योंकि जनाब, दिन कैसा गुजरेगा ये बहुत डिपेंड करता है कि सुबह के वक्त आपका मूड कैसा है। इसलिए जनाब मैं लेकर आ गई हूँ ऐसे मौज़ूआत जिन पर आपका मूड भी अच्छा रहेगा। हम डिस्कशन भी करेंगे, ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, उनके सॉल्यूशन ढूंढेंगे। आजकल मुस्कुराहट बहुत ज्यादा कीमती है। मुस्कुराहट बखेरे आपकी अपनी जिंदगी भी खुशगवार बन जाएगी और दूसरों की भी जिंदगी खुशगवार बन जाएगी। हमें पता है कि परेशानियां तो सबकी होती हैं, हर घर में परेशानी है, हर एक बंदा परेशान है। तो आपने परेशान नहीं होना, ना ही दूसरों को परेशान करना है। आप कुछ नहीं दे सकते, एक मुस्कुरा कर इंसान से बात कर ले, मुस्कुरा कर अगले की तरफ सिर्फ देख लेना, इंसान की अपनी भी दिन जो है ना वो बड़ा अच्छा गुजर जाता है और अगले की जिंदगी क्या है, दिन भी बहुत अच्छा गुजर जाता है। नाजरीन, कहा जाता है कि मुआशरे की बुनियाद अखलाकियात, बर्दाश्त, रवादारी और मोहब्बत के सतूनों पर खड़ी होती है और जब ये खसूसियात समाज से रुखसत हो जाए ना तो वो तबाही की तरफ तेजी से गामजन हो जाता है। यही गंभीर सूरत हाल हमारे मुआशरे को भी दरपेश है, जहां अदम बर्दाश्त का रुझान बड़ी तेजी से फरोग पाता रहा है और लोगों में जरा भी बर्दाश्त नहीं रही। महज छोटी छोटी बातों पर हाथ और जुबान से बात करने के बजाय अब असलहे की जबान में बात की जाती है। अगर मुआशरे में बढ़ते हुए इस शिद्दत पसंदी की वजूहात ढूंढने की कोशिश की जाए तो पता चलता है कि इसकी बड़ी वजह इंतजामिया की लापरवाही है, जिसकी गफलत के बायस गैर कानूनी असलहे की भरमार ने पाकिस्तान में कई शिद्दत पसंद गिरोहों को ये मौका फराहम किया है कि वो जब चाहें आम लोगों की जिंदगियों को यरकमाल बना ले। अभी कल का एक वाकया आपके साथ शेयर करूं कि रेस कोर्स के इलाके में मामूली बात पर बाअसर मुलजिम ने बाप बेटों पर फायर खोल दिए। दो नौजवान फाहद और इसका भाई बाप को सहारा देकर गाड़ी से उतार रहे थे कि मुलजिम हुमायूं की गाड़ी भी पीछे से ही आ रही थी और रास्ता जल्दी ना मिलने पर मुलजिम ने पिस्तौल निकाली और फायरिंग कर दी। इस तरह का वाकया एक सेशन कोर्ट में भी पेश आया, जहां 5 मुलजिमान को गिरफ्तार करके असलहे की बड़ी खेप पकड़ ली गई है। नौजवान नस्ल में असलहे के इस्तेमाल का रुझान क्यों बढ़ता जा रहा है? असलहे की नुमाइश का रुझान हमारे मुआशरे, रवैयों और नफ्सियात को किस तरह मुतासर कर रहा है? इस शिद्दत पसंदी को कैसे रोका जा सकता है? इन सब बातों पर हमने आज बात करनी है, डिस्कशन करनी है। माहिर नफ्सियात हैं हमारे साथ, डॉक्टर ताहिरा रुबाब हैं। डॉक्टर ताहिरा, आपको मैं खुशामदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू सो मच। डॉक्टर ताहिरा, ये कहाँ हम जा रहे हैं? मतलब हमारा मुआशरा किस साइड पर जा रहा है? पहले हम हाथ से बात करते थे, जुबान से बात करते थे, अब असलहे की जुबान निकल आई है। मतलब छोटी छोटी बातों पे हम असलहा बाहर निकाल लेते हैं, फायरिंग कर देते हैं। किस साइड पे जा रहे हैं हम? बेसिकली ये एक ऐसी कौम की जो है निशानी है जहाँ पे अदम बर्दाश्त जो है बिल्कुल अरूज पे पहुँच चुकी हुई है और जहाँ पे लोग जो हैं वो बिल्कुल भी सब्र के साथ चीज़ें करना नहीं चाह रहे। मैं हमेशा एक बात करती हूँ कि हमारी कौम को समझना हो तो आपको सिर्फ 3 जो है ना इवेंट्स उनको ऑब्जर्व करने की ज़रूरत होती है। किसी भी कौम को समझना हो तो 3 चीज़ें आप समझ लीजिए। डेथ पे लोग किस तरह का बिहेवियर करते हैं, शादी के ऊपर लोग किस तरह का बिहेवियर करते हैं और ट्रैफिक आपका कैसा है। सो आप अगर इन तीनों वाकयात को उठा के देखें तो हमारे मुआशरे में तीनों के ऊपर सेम आपको बिहेवियर नजर आएगा। लोग मरते हैं तब भी एक एक्सट्रीम बिहेवियर होता है, शादियां होती हैं तब भी एक एक्सट्रीम बिहेवियर होता है, ट्रैफिक के ऊपर भी लोग बिल्कुल किसी किस्म का बर्दाश्त नहीं करते। यानी ये एक हद है कि आप पिस्टल निकाल के रास्ता लेने की कोशिश करें। सो बेसिकली हमारी कौम में मैं ये समझती हूँ कि अखलाकियात का फुकदान जो है वो बहुत ज्यादा हो चुका हुआ है, जिसकी एक बहुत ही बुनियादी वजह ये है कि अब हमने ये सोच लिया हुआ है कि वो जो अखलाकियात हमें हमारे पेरेंट्स सिखाया करते थे या हमसे पिछली जनरेशन कैरी कर रही थी, वो अगली जनरेशन को उस तरह से ट्रांसफर नहीं हुई और ट्रांसफर नहीं हुई और उसके बाद उसको प्रैक्टिस भी नहीं करवाया गया। क्योंकि अब आप बच्चे को ना तो ना करना सिखाते हैं कि आपने, यानी आप उसको नहीं करते, खुद भी ना नहीं करते, उसकी हर बात को मानते हैं। इसी तरह से अगर कोई बाअसर बंदा आपके सामने आ जाता है तो आपकी जी हजूरी नहीं खत्म होती। यानी आप उस बंदे को भी, चाहे वो गलत हो चाहे वो सही हो, आपको लगता है कि बस इस बंदे के बस। ताहिरा, फिर कहाँ लैग कर रहे हैं हम? बेसिकली मैं समझती हूँ कि ये सोशल ट्रेनिंग जो है हमारी उसका फुकदान है हमारे पास।
और हमारी जो पिछली जनरेशन एक गुजरी है जिसमें क्योंकि इस तरह की चीजें जो हैं बहुत ज्यादा रीइंफोर्स की गई थी, जिसमें पावर और स्टेटस बहुत ज्यादा जो था उसमें कॉन्शियस लोग थे, और वही इस जनरेशन को चीजें ट्रांसफर हुई हैं बेसिकली। अब ये जनरेशन जो है, ऑफ कोर्स ये ट्रांजिशन के पीरियड में है, ये वाली जनरेशन जो है इसमें हमें बहुत सारे, जैसे हमने देखा है क्राइम में इजाफा हो चुका हुआ है, हमने देखा है कि बहुत अदम बर्दाश्त में जो है वो इजाफा हो चुका हुआ है, रेप केसेस हमें पहले से बहुत ज्यादा रिपोर्टेड नजर आते हैं। सो अभी ये वाली जो जनरेशन हमारे वाली चल रही है, ये ट्रांजिशनल पीरियड में है। अभी हम इससे भी ज्यादा वर्स्ट कंडीशंस देख सकते हैं, क्योंकि हमें आने वाले दिनों में भी जो हालात हमारे चल रहे हैं और हमने अभी इन चीजों को नहीं गौर किया, और लोगों की पर्सनैलिटी बिल्डिंग के ऊपर, उनकी मेंटल हेल्थ के ऊपर और फिर फैमिली ट्रेनिंग के ऊपर फोकस ना किया, तो मे भी हम आने वाले दिनों में देखेंगे बच्चे के हाथ में हथियार हो, जैसा कि अमेरिका में एक टाइम पे ये सिचुएशन क्रिएट हो चुकी हुई थी। सो ये हो सकता है। सो हमने बिहेवियर, हमारा मसला ये होता है कि हम बिहेवियर आइडेंटिफाई करते हैं, उसके ऊपर डिस्कशंस करते हैं, बड़ी बड़ी जगहों पे बहुत सारी बातें होती हैं, बट व्हेन इट कम्स टू द इम्प्लीमेंटेशन, तो वो इम्प्लीमेंटेशन वाला पार्ट हमारा हर जगह पे खाली है। ये हमारे फैमिली में भी खाली है, इम्प्लीमेंटेशन वहाँ पे भी नहीं होती। माँ बाप चाहते हैं बच्चे बहुत अच्छा बिहेव करें, वो सिर्फ चाहते हैं, वो बात नहीं करते, मगर जब इम्प्लीमेंटेशन वाला टाइम आता है वो एक्सरसाइज नहीं करते। हमारी सोसाइटी ये चाहती है कि जी हमारा मुआशरा एक ऐसा मुआशरा, मिसाली मुआशरा होना चाहिए, बट व्हेन इट कम्स टू एक्सरसाइज कोई भी नहीं करता। सेम गोज कि हमारी गवर्नमेंट ये चाहती है कि हमारा मुल्क एक बेहतरीन मुल्क हो जाए, मगर लेकिन उसके लिए कोई काम नहीं किया जाता। आप सिर्फ बातों से किसी भी कौम को, किसी भी घर को नहीं बदल कर सकते। बिल्कुल आपको इम्प्लीमेंट, वो बेसिक प्रिंसिपल्स वही है लाइफ गुजारने के, जिस पे हजरत आदम से लेके आज तक के लोग चलते आ रहे हैं। बेसिक प्रिंसिपल्स वही हैं। हाँ, उन्होंने जिद्दत इख्तियार कर ली है, उनमें तब्दीली आ गई है, सोसाइटी के हिसाब से, टाइम के हिसाब से, इसके तकाजों के हिसाब में हमने उसको मॉडिफाई किया है, मगर आज भी बर्दाश्त करने वाला इंसान जो है वो बेहतर समझा जाता है। आज भी जो है बंदा, दूसरे को हिम्मत देने वाला इंसान जो है उसको बेहतर समझा जाता है, दूसरों को इनकरेज करने वाले लोगों को सैल्यूट किया जाता है। बिल्कुल ऐसे आज भी अच्छे रवैयों को वैसे इनकरेज किया, मगर ये हमें नजर कम आता है। हमें ये लगता है कि हमारे पास जो पावर है, हमारे पास जो स्टेटस है, पहले देखा जाता था सिर्फ कबायली इलाकों में ये कल्चर होता था, असलहा कल्चर, लेकिन अब शहरों में भी आ गया है ये। तो ठीक है, आप अगर अपनी हिफाजत के लिए रखते भी हो, अगर अपने पास असलहा रख रहे हो, लेकिन उसकी नुमाइश की क्या जरूरत है? अभी जो आपने इंसिडेंट एक कोट किया ना, उसको सुनते ही मुझे जहन में ये आया कि यकीनी तौर पे ये सिर्फ असलहा नहीं है। ये पीछे पूरी एक ट्रेनिंग है जिसपे यानी ये चीजें सिखाई गई हैं बेसिकली, कि आपने कहीं पे भी रोका नहीं उस बंदे को। एक वो इन्फ्लुएंशियल है और दूसरा वो नुमाइश जो करके चीजों को कर रहा है। तो वो ये एक्चुअली एक बिहेवियर कहीं नहीं नजर आता होता, ये सीरीज ऑफ बिहेवियर्स होते हैं जिनको फर्स्ट स्टेप के ऊपर नहीं रोका गया होता और अल्टीमेटली वो अपनी हाइट के ऊपर पहुंच जाते हैं। और उसमें जो एक चीज है, जैसे आपने कहा कि कबायली इलाकों में तो हमें नजर आती थी चीजें, और अब सोसाइटी में यहाँ पे भी हमें पहले भी नजर आती थी ये चीजें, लेकिन इतनी कॉमन नहीं थी। एग्जैक्टली ढकी छुपी थी, बिल्कुल ढकी छुपी थी। और कॉमन नजर आने की कुछ वजूहात हमें पता है कि अब हमारा सोशल मीडिया एक्चुअली सबसे ज्यादा फास्ट है। सबसे पहले वो जो एक न्यूज में आता था ना, सबसे पहले, सबसे आगे, पता नहीं, सबसे आगे, सबसे तेज। अब सोशल मीडिया हमारा सबसे एक्टिव है। उसकी वजह से बहुत सारी अच्छी चीजें हो रही है, मगर बहुत सारी बुरी चीजें भी हमें नजर आ रही हैं। आपने देखा होगा अब लोग जो है सुसाइड करते वक्त भी सोशल मीडिया के ऊपर अपने आप को अब ऑनलाइन कर देते हैं। सो ये वाली चीजें जो है बेसिकली इनके ऊपर हमें ट्रेनिंग की जरूरत है। आपको सोशल मीडिया की रेगुलेशन की जरूरत है, जिसके ऊपर यानी आप लोगों को एजुकेट कर सकें कि आपकी एक बेहतर हेल्दी सोसाइटी को बिल्ड करने के ट्रेनिंग कैसे करेंगे? डॉक्टर ताहिरा, कहाँ से स्टार्ट होगी? अब तो हम देख रहे हैं सोशल मीडिया की अगर बात की जाए तो वहाँ पे छोटा छोटा बच्चा है, वो वीडियो और असलहे के साथ वो वीडियो बनाकर डाल रहा है। मतलब हमारे घर से ही तरबियत होगी ना, वालिदैन को चेक एंड बैलेंस रखना चाहिए फिर अपने बच्चों पे। इन एनी केस जो है ना, मैं तो हर चीज के लिए ये बात कहती हूँ कि पेरेंट्स जो होते हैं वो फर्स्ट इंस्टीट्यूशन होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है बच्चे का। उसके बाद सोसाइटी आती है। सोसाइटी उसके हर उस रवैये को ताकत देती है जो उसने सीखा हुआ होता है। सो अगर आपके पेरेंट्स जो हैं वो आपके ऊपर इस तरह का चेक एंड बैलेंस, और आपकी फैमिली में अगर इस तरह की चीजें एक्सरसाइज नहीं होती, क्योंकि आप ये याद रखो कि बच्चा आपके कहने से नहीं सीखता, वो आपको करता हुआ देखता है और उससे सीखता है।
यकीनी तौर पे वो बच्चे या वो टीनेजर्स या वो यंगस्टर्स जहाँ पे असलहे का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है, ये उनके ख़ानदान में कहीं एक चीज़ जो है जिसको आपको पता है इसको शोबाजी के लिए, इसको स्टेटस के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। बिल्कुल ऐसे खास तौर पे अगर हम गांव वाली साइड के ऊपर चले जाएं तो वहाँ पे हर बंदे ने अपनी अपनी चीज़ें जो है अपनी सेफ्टी के हिसाब से भी रखी हैं। ज़रूरत भी है कुछ जगहों के ऊपर, मगर कुछ जगहों के ऊपर जो इसको सिर्फ स्टेटस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और फिर बच्चे जब शौक में उसको चलाना सीखते हैं, उस वक्त जो है उसको रोका नहीं जाता, उस वक्त उनकी ट्रेनिंग नहीं हो रही होती और पर्पज ऑफ यूज वो कभी क्लियर नहीं किया जाता। बस वो आपने किसी भी टाइम, आप खुश हो गए, आपने बंदूकें चलाना शुरू कर दी, आप उस अफसरदा हो गए, आपने बंदूकें चलाना शुरू कर दी। सो वो एक्चुअली ये कल्चर है हमारा। इसकी वजह से हम ये समझते हैं कि आज बच्चा जो है, या इवन बहुत सारे ऐसे बच्चे भी हैं जो कि छोटे छोटे से नाइफ्स लिए हुए अपने साथ जो है वो फिर रहे होते हैं, और स्ट्रीट चिल्ड्रन खास तौर पे इसमें सबसे ऊपर होते हैं कि उनके पास हर वक्त कोई ना कोई आला, कोई ना कोई आलात जो उनके पास होते हैं चीज़ों के। तो ये चीज़ें एक्चुअली आपकी फैमिली से शुरू होती हैं और सोसाइटी में जाती हैं, और ट्रेनिंग जहाँ पे हमें समझ आती है तो वो घर से शुरू होनी, वो क्योंकि बच्चा पैदा होते बाहर नहीं जाता, पैदा होते वो सोसाइटी नहीं उसको सिखाना शुरू करती। फर्स्ट वो उसका जो इंटरेक्शन होता है, फर्स्ट एक्सपोजर वो घर, अपने माँ बाप से होता है। एग्जैक्टली, वो सबसे पहले अगर आपके घर की चीजें इस तरह से हैं तो डेफिनेटली जो है वो आप आगे भी वैसे ही बड़े होते हैं और उसी तरह से चीज़ों को एक्सरसाइज करना शुरू करते हैं। और बहुत सारे टाइम पे पीयर प्रेशर भी इन चीज़ों में बहुत अहम किरदार अदा करता है। हमने ये देखा है कि वो लोग जो इस तरह की शोबाजियों वाले बिहेवियर्स में होते हैं, या जिनका अपने ऊपर बहुत ज़्यादा कंट्रोल नहीं होता और इस तरह से मारने धारने के ऊपर आ जाते हैं, इन लोगों का ख़ास तौर पे पर्सनैलिटी इशू बहुत ज़्यादा होते हैं इन लोगों के। और उसके साथ साथ जो है ड्रग अब्यूज़ इन लोगों में बहुत ज़्यादा कॉमन होता है, जो कि कॉज कर सकता है। अगर मैं सिर्फ इस एक इंसिडेंट को उठाऊं तो इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मेरे दिमाग में ये सवालात पैदा कर रहे हैं कि यकीनी तौर पे वो उस वक्त मे बी वो उस वक्त जो है वो ड्रग के इन्फ्लुएंस में था। अच्छा। और उसने ये वाली जो है वो हरकत की है, क्योंकि कोई भी एक आप ये याद रखिएगा, कोई भी एक बिहेवियर जो है वो सिर्फ एक नहीं होता, उसके साथ बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई होती हैं जो उसको लीड कर रही होती हैं। क्योंकि आप खुद देखो कि एक सेंसिबल बंदा, हाँ, अगर उसकी पर्सनैलिटी टाइप इस तरह की है कि उसको गुस्सा बहुत ज्यादा आता है, वो अपने गुस्से पे कभी बर्दाश्त जो है वो कंट्रोल ही नहीं कर पाता, या फिर उसके घर में उसकी ट्रेनिंग इस तरह से हुई है कि उसकी किसी चीज को कभी ना ही नहीं किया गया, कभी ना नहीं हुई, तो ऐसे लोग जो हैं बहुत शिद्दत पसंद और इस तरह के रवैये जो है वो जाहिर कर सकते हैं। मगर बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो कि ड्रग्स में चले जाते हैं और फिर ड्रग्स की वजह से उनके बिहेवियर जो बहुत ज्यादा खराब हो जाते हैं। डॉक्टर ताहिरा, रवैयों के साथ साथ क्या हमारी एक्टिविटीज हैं वो भी बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करती हैं हमारी पर्सनालिटी पर? जैसे अगर बच्चे अब देखे जाएं तो वीडियो गेम्स बहुत ज्यादा खेलते हैं, और ऐसी वीडियो गेम्स खेलते हैं, पबजी की अगर बात कर ली जाए तो उसमें बहुत ज्यादा वायलेंस होती है, वो भी तो दिमाग में बैठ जाती है बच्चों के। बिल्कुल ऐसा ही है। हर वो चीज जो हमारे माहौल में मौजूद है, हर वो चीज जिससे हम इंटरेक्ट करते हैं, वो हमारे रवैयों को इन्फ्लुएंस करती है। अच्छी कर सकती है, बुरी कर सकती है। ये सिलेक्शन हमारी अपनी है, या ये सिलेक्शन उस मटेरियल से हमें गैदर होती है जो हम देख रहे हैं। हर चीज का, जैसे पबजी को मैं समझती हूँ कि ये एक एडिक्टिव गेम जरूर है, मगर ये बहुत सारे लोगों के लिए ये हेल्पिंग टूल भी है। अच्छा, अब वो हेल्पिंग किस तरह से है? हर चीज अच्छी और बुरी है। जैसे मोबाइल, ठीक है, उसका यूज और मिसयूज उसको खराब या अच्छा करता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, गेमिंग इटसेल्फ इज नॉट बैड, ये एक ऐसा आउटलेट है जहाँ आपको आपकी इमोशनल मैनेजमेंट में बहुत ज्यादा और आपकी नेगेटिव एनर्जीज को चैनलाइज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और इवन हम लोग जो साइकोलॉजिस्ट हैं, हम इसको थेरेप्यूटिकली भी यूज कर रहे होते हैं अपने पेशेंट्स को हेल्प करने के लिए। पबजी भी उन लोगों के लिए बहुत अच्छी है जिनको बहुत ज़्यादा एंगर आता है, बहुत ज़्यादा अपने गुस्से पे वो कंट्रोल नहीं कर पाते, तो फिर वो उसको यहाँ पे चैनलाइज कर सकते हैं, इसका पॉजिटिव इस्तेमाल हो सकता है। मगर वो बच्चा जिसको अभी चीज़ें समझ नहीं है, जिसकी ब्रेन डेवलपमेंट हो रही है, जिसकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो रही है, उस बच्चे के लिए पबजी अगर आप उसको एक्सपोज करें, लेट्स से आप 4 से 5 साल के बच्चे को अगर पबजी उसका फादर खेल रहा है और वो बैठा हुआ साथ में देख रहा है, तो वो बच्चा अपना गुस्सा चैनलाइज नहीं कर रहा, वो बच्चा वहां से एंगर ले रहा है, एग्रेशन सीख रहा है वहां से, क्योंकि उसको तो पता ही नहीं है कि ये एक्चुअली हो क्या रहा है। अब जिस तरह के विजुअल मैसेजेस, जिस तरह के वीडियोस आप देख रहे होते हैं, वैसे ही आपकी ब्रेन एक्टिविटी उसके हिसाब से चलना शुरू हो जाती है।
वो लोग जो खास तौर पे हथियार और इस तरह की तशद्दुद वाली बातें बहुत ज्यादा करते हैं, उनकी सराउंडिंग में, उनकी कम्युनिकेशन में भी इसी तरह की चीजें जो हैं वो हो रही होती हैं। सो आपका माइंड एक्चुअली इस तरह से बना हुआ कि आप जो कुछ अपने इर्द गिर्द देखते हैं, जितना ज्यादा देखते हैं आप उतना ही उसको इंटेंसिफाई करके रिस्पॉन्स करते हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसे ही है। हमारे साथ डॉक्टर ताहिरा रुबाब मौजूद थी जो माहिर नफ्सियात थी। डॉक्टर साहिबा, मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप जागो लाहौर में आई और हमें वक्त दिया। जनाब, हमारे रवैये, हमारे आसपास के रवैये हमारे पे बहुत ज़्यादा जो इन्फ्लुएंस है वो करते हैं, और असलहा दिखाना या असलहा चलाना, उसकी तशहीर करना अपनी धाक बैठाना ही है। मतलब हम पहले कबायली इलाकों में देखते थे, लेकिन अब ये शहरों में भी मौजूद है। हमारे रवैये बहुत ज़्यादा ऐसे हो गए हुए हैं कि हम किसी को अपना दिखाना है कि हम बाअसर हैं, तो हम लोगों ने असलहा दिखा दिया और किसी को इन्फ्लुएंस कर दिया कि हमसे बढ़कर तो कुछ भी नहीं है। ऐसा नहीं है, अपने रवैयों को तब्दील करना है ताकि हमारा मुआशरा भी चेंज हो सके। और भी बहुत सी बातें हैं, बहुत से अच्छे अच्छे सेगमेंट हैं, आपने हमारे साथ ही रहना है, कहीं नहीं जाना है। हम मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, खुशामदीद टू जागो लाहौर। और अब कुछ बात कर लेते हैं हेल्थ के हवाले से। तो मोहलिक कोरोना वायरस के वार जारी है। लाहौर में मजीद 3 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। 24 घंटों में 367 नए मरीज भी रिपोर्ट हुए। कोरोना वायरस की सूरत हाल कुछ संभलने के बाद पंजाब भर में तालीमी इदारे खोलने का फैसला भी किया गया था, लेकिन तालीमी इदारे भी मोहलिक वबा की पहुंच से बाहर नहीं रह सके। और सरकारी स्कूलों की अगर बात की जाए तो उनके 8 असातिज़ा में भी वायरस की इस वक्त तस्दीक हो चुकी है। 1 फरवरी से प्राइमरी एंड सेकेंडरी इदारे भी खोलने का ऐलान किया गया था, लेकिन मुतादिद निजी स्कूलों ने डेडलाइन से पहले ही बच्चों को बुलाना शुरू कर दिया है। हुकूमत की जानिब से जल्द अज जल्द वैक्सीन हासिल करने की भी कोशिश की जा रही है। दूसरी जानिब वजीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद की जानिब से बड़ा दावा भी किया गया है। उनका कहना है कि पाकिस्तान दुनिया में टाइफाइड वैक्सीन मुहिम शुरू करने वाला तीसरा मुल्क है। महकमा सेहत, प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर और महकमा स्कूल एजुकेशन के इश्तराक से पंजाब के 12 अजला में 1 से 15 फरवरी तक टाइफाइड वैक्सीनेशन मुहिम शुरू की जाएगी। 1,85,00,000 बच्चों को टाइफाइड की वैक्सीनेशन लगाई जाएगी। हुकूमत की जानिब से एक और बड़ा ऐलान भी किया गया है, जिसके हवाले से मैं आपको बताती चलूं कि दिसंबर तक हर शहरी के लिए हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम की मंजूरी दे दी गई है और दिसंबर तक 2,93,00,000 खानदानों में सेहत सहूलत कार्ड भी तकसीम किए जाएंगे। इन सब मामलात पर हमने बात करनी है। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर महमूद शौकत हैं, चेयरमैन कोरोना एडवाइजरी ग्रुप है। सर, मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। सर, हमने कोरोना के हवाले से बात करनी है। सबसे पहले तो बताइएगा कि कोरोना की इस वक्त सूरत हाल क्या है। और कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में लाहौर में 32 मरीज आए हैं, लोग आए हैं बरतानिया से, जिनमें 32 लोगों की तशखीस हुई है कोरोना वायरस की। और वो जो है बरतानिया का वायरस है और पाकिस्तान पहुंच चुका है। पहले ही बहुत ज्यादा हम परेशान हैं और बरतानिया का वायरस यहाँ पे आ जाएगा तो हम किस तरह उसका मुकाबला करेंगे और क्या सूरत हाल है यहाँ पर? देखिए, बात ये है कि ना तो वायरस बरतानिया का होता है और ना चाइना का होता है। हाँ। मुकाबला भी हम वैसे ही करेंगे जैसे हमने चाइना के वायरस का किया था। हाँ। तो ये वायरस अपनी शक्ल तब्दील करता रहता है। हाँ। ये एक नॉर्मल सी एक्टिविटी है। बरतानिया में जो वायरस चेंज हुआ ना, वो ज्यादा खतरनाक है इस सेंस में कि उससे कोई अमवात नहीं बढ़ती। ठीक है। सिर्फ उसमें जो अभी तक एक पॉसिबिलिटी है वो ये है कि शायद वो ज्यादा तेजी से फैलता है। उसने ये हासिल कर ली है कैपेसिटी कि वो हमारे सेल्स में आसानी से एंटर हो सकता। तो अगर आप इस पे गौर करें तो बुनियादी चीज जो है वायरस के फैलने का तरीका वही है। अच्छा, बुनियादी चीज वही है कि आप एहतियात करें और उस वायरस से बचें। अब ये कहना बड़ा आसान है कि आप एहतियात करें, लेकिन एक इंसानी जिंदगी को अगर आप साल या उससे भी ज्यादा अरसे के लिए तब्दील कर दें तो लोगों के लिए इसको एक्सेप्ट करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि आपकी साल की आदत है। आपने जब से आंख खोली आप एक माहौल में रह रहे हैं और एकदम तब्दील हो जाता है। लेकिन दूसरी तरफ यह है कि एक साल में आपको कुछ आदतें भी पड़ जाती हैं। और मैं कम से कम अपनी हद तक देखूं तो अब मैं बहुत सी ऐसे मामूलात जिनको मैं कभी सोचता भी नहीं था कि ना किया जाए, अब मैं नहीं करता। Exactly, और बहुत से लोग हैं जो घरों से काम करते हैं। हाँ जी। और मगरबी दुनिया में तो ये एक मामूल है, 1-1 साल से लोग घर में काम कर रहे हैं और इसकी बहुत सी पॉजिटिव
पॉइंट्स भी हैं। तो हम जब एहतियात करेंगे तो हम ना सिर्फ खुद अपने आप को महफूज कर सकते हैं कैसा भी वायरस हो, बल्कि हमारी और इनडायरेक्ट बेनिफिट्स भी हैं। हमारे शहरों की पोल्यूशन कम हो सकती है, हमारे अखराजात कम हो सकते हैं। तो कोरोना तो एक मेरे नज़दीक अल्लाह ताला की तरफ से आपको रिमाइंडर है कि नॉर्मल जिंदगी गुजारने पे वापस आ जाए, कि जिस चीज का हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे हम वो भी कर सकते। और दूसरी बात यह है कि देखें अभी तक हमारे पास कोई वायरल सीक्वेंसिंग की मुस्तनद लेबोरेटरी है ही नहीं। सो इस तरह की खबर फैलाना कि जो बरतानिया से लोग आए हैं उन सब में नया वायरस है, ये तो बिल्कुल गलत खबर है और इसको हमें बिल्कुल नहीं फैलाना चाहिए, बल्कि लोगों को बताना चाहिए कि पहली बात कोरोना वायरस वही है, उसमें मामूली सी तब्दीली है। दूसरी बात जब तक लेकिन कह रहे हैं उसने अपनी साख्त चेंज कर ली है, ऐसा है कुछ? वो साख्त की तब्दीली देखें, अब ये एक ऐसी चीज है जो आम आदमी के लिए नहीं है, ये साइंटिस्ट के लिए और रिसर्चर्स के लिए। कोरोना वायरस का एक आउटर शेल होता है जिसपे कुछ प्रोटीन्स होती हैं, वो प्रोटीन्स हैं जो उसको इस काबिल करती हैं कि वो सेल में दाखिल हो। ठीक है, बीमारी वही रहती है। तो ये कोई नया वायरस नहीं है। उसी वायरस ने फर्ज करें उसने एक कमरे की चाबी तब्दील कर ली और वो कमरा खोल सकता है ज्यादा आसानी से। पहले उसको झगड़ना पड़ता था वो ताला खोलने के लिए, अब वो आसानी से खोल लेता, लेकिन उसके बाद चोरी वो वही करता है जो पहले करने आया था। तो लोगों को डराने की बजाय उन्हें ये बताना चाहिए कि इससे हिफाजती इकदाम भी वही हैं। आप उसी तरह बच सकते हैं जैसे आप पहले वायरस से बच। ठीक है, और ये कोई ऐसी ना ही उसकी कोई नौयत सिम्टम्स की बदली है ना ट्रीटमेंट की बदली। तो ये सर अगर वैक्सीन की बात कर ली जाए तो हम सुन रहे थे कि मार्च तक आ जाएगी वैक्सीन, तो जब ट्रायल हुए हैं यहाँ पर वैक्सीन के लाहौर में भी, तो उसके क्या नतीजा क्या आया है, क्या नतीजे आए हैं? लोगों ने कोऑपरेट किया आप लोगों के साथ, आराम से लगवा ली? हाँ जी, लोगों ने कोऑपरेट किया। उसमें जो ट्रायल था वो चाइना की वैक्सीन का था, उसमें आधी वैक्सीन थी और आधी में पानी था। अच्छा, क्योंकि ट्रायल का तरीका ही होता है। अब वो ट्रायल के नताइज हमने इंटरप्रेट नहीं करने, वो साइनोफार्म कंपनी ने इंटरप्रेट करने, उनको वो तमाम सर्वमोहर नताइज वापस भेज दिए जाते हैं। इसी तरह मल्टी सेंटर ट्रायल्स होते हैं। तो हम लेकिन अभी तक जितनी 10, 11 अब तो 12 रजिस्टर्ड दवाइयाँ हैं वैक्सीन जो सारी दुनिया में बन रही हैं, उन सब के ट्रायल्स हौसला कुन हैं और उन सब में एक ख़ास लेवल की हिफाजत इंश्योर की जाती है। और सिर्फ ये है कि एक आध दवाई है जो सिंगल शॉट है, बाकी दवाइयाँ 2-2 टीके लगते हैं, लेकिन उन सब की अफादियत है। लेकिन जो समझने की बात है वो ये है कि वैक्सीन लगवाने के बाद भी आप खुद को 100% महफूज करार नहीं दे सकते। ये ज्यादा एक माइंडसेट है कि शायद हम वैक्सीन लगवा लेंगे तो हम बिल्कुल महफूज हो जाएंगे, कोरोना से हमसे नहीं हो सकता और हम एहतियात भी नहीं करेंगे तो इट्स ओके। हाँ नहीं, ये गलत है। ये चेंज करना है हमें माइंडसेट कि अगर आप वैक्सीन लगवा भी रहे हैं तो आपको एहतियात वैसे ही करनी है क्योंकि आप फिर भी बीमार हो सकते हैं। सिर्फ बीमारी की शिद्दत कम होने का इम्कान है। तो सर किन लोगों को लगी वैक्सीन जो ऑलरेडी उनको कोरोना हो चुका था या किसी भी आम आदमी को? नहीं, ये तो रैंडम ट्रायल थे ना। रैंडम ट्रायल्स में तो आप सिलेक्ट नहीं करते पॉपुलेशन, ये तो आप लोगों को लगा देते हैं और उसके बाद आप देखते हैं। लेकिन आपकी कोशिश होती है कि ऐसे लोगों को ना लगाएं जिनको ऑलरेडी कोरोना हो चुका है। अच्छा। उसकी वजह ये होती है कि फिर आपने एंटीबॉडी लेवल देखनी होती है कि हमारी वैक्सीन ने काम भी किया कि नहीं। अगर वैक्सीन काम करेगी तो आपके जिस्म में एंटीबॉडीज बनेगी, अगर वैक्सीन काम नहीं करेगी तो आपके जिस्म में एंटीबॉडीज नहीं बनी होंगी। लेकिन जिनको पहले कोरोना बन चुका है और वो उससे वापस आ चुके हैं, उनके जिस्म में तो एंटीबॉडी होगी, तो आपका ट्रायल में कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है। सो वैक्सीन का ट्रायल हमेशा उसी पॉपुलेशन में किया जाता है जिसको कोरोना नहीं हुआ। तो सर देखा जा रहा है कि हम बाहर से वैक्सीन मंगवा रहे हैं, बरतानिया से और चीन से मंगवा रहे हैं, तो हम खुद क्यों नहीं इस साइड पे जा रहे कि हम खुद अपनी वैक्सीन बना सकें? ये आपने मेरी बड़ी दुखती रग पे हाथ रखा। मैं पिछले कई साल से मुसलसल ये बार बार हुकूमत को, तमाम इदारों को कह रहा हूँ कि ये बहुत शर्म की बात है कि हम वैक्सीन नहीं बनाते। एक तरफ तो हम बड़े पुरजोर ऐलानात करते हैं कि हमने दुनिया की हाईएस्ट टेक्नोलॉजी मिसाइल्स में हासिल कर ली और हमने इतने प्रोग्राम डेवलप कर लिए, हमारे मिसाइल प्रोग्राम का दुनिया में मुकाबला कोई नहीं। तो मिसाइल टेक्नोलॉजी के मुकाबले में वैक्सीन तो बहुत सिंपल काम है। बिल्कुल ऐसे ही। और मैं ये मानने को तैयार नहीं हूँ कि हमारे मुल्क में ऐसे वसाइल नहीं है कि हम वैक्सीन बनाने का कारखाना ना लगा सकें। ये शायद हमारी तरजीहात में नहीं है और मुझे उम्मीद है कि इस झटके के बाद हमारे पॉलिसी मेकर्स की तरजीहात भी तब्दील होंगी। लेकिन ये प्रेस की भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है क्योंकि हमारे जैसे मुल्कों में, तरक्की पजीर ममालिक में, काम लोगों की जरूरियात और प्रायोरिटीज पर नहीं होते, ये पब्लिक प्रेशर पे होते हैं। बिल्कुल ऐसे। और अगर इस वक्त लोग ये मुजाहरा करें और हुकूमत को मजबूर करें कि वो पाकिस्तान में वायरस सीक्वेंसिंग की फैसिलिटी भी बनाए
और पाकिस्तान में वैक्सीन बनाने की फैसिलिटी भी बनाए, ताकि हम जो सबसे बड़े दरामद कुनिंदा हैं, चाहे हमें मुफ्त वैक्सीन मिलती हो यूनाइटेड नेशन से, लेकिन ये हमारे लिए बायस शर्म है कि हम एक वैक्सीन जो हमारी बहुत बड़ी ज़रूरत है वो खुद नहीं बना सकते। और जबकि दुनिया की सबसे बड़ी, हम हर चीज़ में आदतन अपने आप को भारत से मुकाबला करते हैं, दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीन बनाने की फैसिलिटी भारत में, तो उनकी कुछ अच्छी चीज़ों का मुकाबला भी करना चाहिए और ये भी देखना चाहिए कि वो सही तो स्टार्ट भी होगी है वैक्सीन लगना। वो तो इसलिए कि वो खुद बनाते हैं और बाकी सारी दुनिया भी उन्हीं से बनवाएगी। सो इंडिया विल मेक मनी आउट ऑफ देयर वैक्सीन फैसिलिटी। और अल्टीमेटली जो आप काम करते हैं वो आपको मुआशी फवायद भी देते हैं। और हम जैसे मुल्क के लिए जो वैक्सीन दरामद करते हैं, चाहे वो मुफ्त आए चाहे जो मर्जी आए, ये बहुत ही बायस से शर्म है कि हम वैक्सीन नहीं बनाते। ऐसे ही है। और सर जो हम लोग वैक्सीन मंगवा रहे हैं उसकी मिकदार क्या इतनी है कि हम सब लोगों को लगवा सके? मेरे ख्याल से 11 लाख खुराकें मंगवा रहे हैं वहाँ से हम लोग। जी हाँ, वैक्सीन एक बहुत बड़ा इशू इंटरनेशनली भी बन गया और इसलिए कुछ WHO और यूनाइटेड नेशंस भी इसमें रोल प्ले कर रहे हैं ताकि इसकी कुछ हद तक मुसावियाना तकसीम हो सके। लेकिन बात वही है, जब आप खुद एट द बेगर्स एंड होते हैं तो फिर आपकी मर्जी नहीं चलती। सो यकीनन जो बड़ी बड़ी कंपनी है उनसे पहले ही अमेरिका ने, बरतानिया ने बहुत सी वैक्सीन खरीद ली और उनसे ऑर्डर्स बुक करा लिए। चाइना की अपनी बहुत बड़ी आबादी है, भारत की अपनी बहुत बड़ी आबादी है, तो ऐसा तो मुमकिन नहीं है कि लोग अपने लोगों को छोड़ के और आपको वैक्सीन मुहैया कर दें। तो हम वैक्सीन हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये जो जिम्मेदारी है ये मुकम्मल तौर पर फेडरल गवर्नमेंट की है। सो पंजाब हुकूमत का फिलहाल वैक्सीन एक्वायर करने में कोई रोल नहीं है। अच्छा। हमें सिर्फ जो खबर पहुंचती है वो ये है कि इनिशियली शायद 11 लाख डोजेज आएंगे और उसके लिए हमें कहा गया था कि आप अपने फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स की और बुजुर्गों को लगेगी लिस्टें बना लें। वो हमने, और 65 साल से बड़े उम्र के लोगों को लगेंगी, वो हमने लिस्टें बना ली हैं। उसके लिए हमने अपने लोगों की तरबियत भी कर दी है। हमने एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन के वसाइल को इस्तेमाल करने का फैसला किया है और एक शफाफ तरीका हम बना रहे हैं जिसमें वैक्सीन किसी तरह से चोरी या पिलफरेज का कोई गुंजाइश ना हो। सर क्या आपको लगता है कि हम इससे कभी जान छुड़वा पाएंगे या ये हमारे साथ ही चलेगा जैसे नॉर्मल फ्लू होता है, कोरोना? अगर ये नॉर्मल फ्लू होता तो फिर तो इतनी परेशानी की बात नहीं थी, जरा उससे ये बढ़ के है। लेकिन बज़ाहिर ऐसी कोई सूरत नजर नहीं आती कि इससे हम मुकम्मल तौर पर अपनी जान छुड़ा सकेंगे और ये इंसानों के लिए एक नई बीमारी की सूरत में हमारे माहौल का हिस्सा रहेगा और हमें ये एहतियाती तदाबीर भी अपनानी पड़ेंगी और हमें हर साल इसके लिए कुछ ना कुछ लोगों को कुर्बानी भी देनी पड़ेगी। ये कुदरत का निज़ाम है, बीमारियां आती रहती हैं और वो इंसानों के साथ ही रहती हैं। उसी वजह से अब आपके सामने हेपेटाइटिस है, आपके सामने एड्स है, टाइफाइड है, इवन हम तो टाइफाइड और पोलियो से झगड़ रहे हैं। तो ये तो बहुत दूर की बात है। बज़ाहिर इन्फ्लुएंजा जिसकी आप सब लोगों ने अभी रिसेंटली बड़ी तारीख भी पढ़ी होगी कि पिछली सदी के शुरू में उसकी एक पेंडेमिक हुई, अभी तक हम उससे जान नहीं छुड़ा सके। हर साल दुनिया में लाखों वैक्सीनेशन होती हैं इन्फ्लुएंजा की, लेकिन वो अभी भी हमारे साथ है। वायरल इलनेसेस को एलिमिनेट करना एक बड़ा मुश्किल अमल है और इसमें यकीनन इंसानों को कामयाबी भी हुई। जैसे बहुत सी बीमारियों में आपने देखा दुनिया ने पोलियो को ख़त्म कर दिया, वो भी एक वायरस है। मीजल्स को ख़त्म कर दिया, वो भी वायरस है। लेकिन मुख्तलिफ वायरसेस का बिहेवियर मुख्तलिफ होता है। मीजल्स को हमने ख़त्म कर दिया दुनिया से, पोलियो को दुनिया से ख़त्म कर दिया, क्योंकि इनमें जो एक दफ़ा बीमारी या वैक्सीनेशन के बाद आपको हिफाजत मिलती है वो सारी ज़िंदगी के लिए। लेकिन आप कॉमन फ्लू को और इन्फ्लुएंजा को ख़त्म नहीं कर सके क्योंकि इनसे जो आपको हिफाजत मिलती है वो वक्ती तौर पर। तो सर क्या आपको लगता है कि आपके ख्याल में कि लोग वो एहतियात कर रहे हैं, मतलब शादियां भी ऐसी हो रही हैं, दावतें भी हो रही हैं, लोग एक्टिविटीज भी कर रहे हैं, तो ऐसे में हम किस तरह से जान छुड़वा पाएंगे? ये यकीनन कोई शॉर्ट टर्म में तो हम जान नहीं छुड़ा पाएंगे, इसलिए कि हमारे यहाँ तालीम और तरबियत का एक फुकदान है। आप इसके, ये तो बहुत दूर की बात है, ये तो लोगों की समझ में ही नहीं आ सकती। लोग ट्रेन की छत पे चढ़ के सफ़र कर रहे होते हैं, लोग बसों की छत पे चढ़ के सफ़र कर रहे होते हैं, और लाहौर में जब अंडरपासेस बने तो बहुत से लोग उन अंडरपासेस के साथ टकरा के बसों की छतों पे सफ़र करते हुए अपनी जान गंवा बैठे। तो ऐसे माहौल में हमें एक जामे पॉलिसी बनानी होगी जो स्कूल लेवल की एजुकेशन पे हमें लोगों को अपने बचाव की और अपने एनवायरनमेंट में और बीमारियों से बचाव की, न्यूट्रिशन की, जनरल हाइजीन की, सफाई की, ये तरबियत देनी होगी और ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। सर लेकिन अभी तक लोगों का माइंडसेट ये है कि कोरोना शायद है ही नहीं। जी हाँ, इसमें अनफॉर्चुनेटली ये हमारा सोशल मीडिया का भी बहुत कसूर है और हमारे गैर तालीम याफ्ता जो सो कॉल्ड हमारे समाजी लीडर्स हैं उनका बहुत कसूर है। लोगों ने बगैर तहकीक के अपने ज़ेरे असर लोगों को गलत मालूमात फराहम की, उनके
उनके ज़हनों पे असरअंदाज हुए, और वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है जिसको हम सिर्फ एक मुस्बत रवैये से, एक मुस्बत आगाही मुहिम से और लोगों की तालीमी सलाहियत बढ़ाकर ही काबू पा सकते। बिल्कुल ऐसे ही है। प्रोफेसर डॉक्टर महमूद शौकत, चेयरमैन कोरोना एडवाइजरी ग्रुप, हमारे साथ मौजूद है और कोरोना की सूरत हाल के हवाले से हमें आगाह कर रहे थे। सर, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे शो में आए और हमें बताया कि कोरोना हमारे साथ ही है और हमारे साथ ही रहने वाला है। हम सिर्फ उसको एहतियात कर सकते हैं, उसका इलाज यही है कि आप एहतियात करें। वैक्सीन आ भी जाएगी, लेकिन उसके लगवाने के बाद भी आप एहतियात नहीं करेंगे तो उसका कोई फायदा नहीं है। आपने सिर्फ एहतियात करना है, मास्क का लाजमी इस्तेमाल करना है, हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना है। अगर बाहर जा रहे हैं तो थोड़ा फासला रखिए। आपकी जिंदगी रहेगी तो आपके प्यारे आपके साथ रहेंगे, आप अच्छी जिंदगी गुजार सकते हैं जनाब। तो सिर्फ एहतियात ही है इसका इलाज। अब हमने आगे बढ़ना है और आप लोगों ने नाश्ता वगैरह तो कर लिया होगा, और अब एक अहम आपको पता है कि दिन का आगाज होता है और सबसे पहला सवाल ये होता है कि आज पकना क्या है, हमने खाना क्या है आज। तो मार्केट की सूरत हाल देख लेते हैं कि क्या सूरत हाल है वहां पर। कीमतें आसमान पर गई हैं या उनमें रद्दोबदल भी हुआ है। तो जाहिद आबिद हमारे साथ मौजूद है जो हमें बताएंगे कि मार्केट की क्या सूरत हाल है। तो जाहिद आबिद बताइएगा। जी बिल्कुल, अभी जैसे कोरोना के हवाले से बात हो रही थी कि कोरोना के एक लाइफस्टाइल भी बेहतर करना है और इसमें कोरोना से इसी तरह लड़ा जा सकता है। तो इसमें एक ग़िज़ा बहुत अहम चीज़ है जी, अगर ग़िज़ा बेहतर कर ली जाए तो कोरोना उससे भी हम रोक सकते हैं। तो इस वक्त जो सब्जी मार्केट की सूरत है वो काफ़ी बेहतर है। उसमें ऐसी इस वक्त रेट्स हैं जिसमें आम आदमी भी बड़ी आसानी से अपनी पसंद की जो सब्जी है वो ले सकता है और खा सकता है। चंद हफ्ते पहले तक ये सूरत हाल नहीं थी और काफ़ी महंगाई थी। इस वक्त जो आलू और प्याज हैं वो तकरीबन 30 से 40 रुपए फी किलो इस वक्त मार्केट में दस्तयाब हैं। जो आलू कच्चा छिलका है वो तकरीबन 40 रुपए और जो आलू सफ़ेद है वो तकरीबन 30 रुपए फी किलो दस्तयाब है। प्याज इसी तरह 40 रुपए फी किलो दस्तयाब है। टमाटर की कीमत भी हैरान कुन हद तक इस वक्त कम हुई है। सरकारी कीमत आज टमाटर की सिर्फ 45 रुपए फी किलो जारी की गई है और मार्केट में 50 से 60 रुपए दर्जा अव्वल टमाटर जो है बिल्कुल सुर्ख टमाटर वो इस वक्त मार्केट में दस्तयाब है। इसके साथ साथ लहसुन और अदरक, ये भी बहुत अहम चीज़ होती है कुव्वत मुदाफ़त बढ़ाने के लिए, अंदर का सिस्टम बेहतर करने के लिए लहसुन और अदरक, और इनकी कीमत भी इस वक्त 300 रुपए फी किलो तक मौजूद है। जो सब्जियां मौसमी सब्जियां हैं उसमें तो काफ़ी बेहतरी देखी जा रही है। जो फूल गोभी है वो तकरीबन 30 रुपए फी किलो इस वक्त दस्तयाब है। पालक 30 रुपए फी किलो दस्तयाब है। साग तकरीबन 50 रुपए फी किलो है। तो एक ऐसी सूरत हाल है जिसमें आप अपनी मनपसंद सब्जी माड़ू जो है वो भी इस वक्त 30 से 40 रुपए फी किलो दस्तयाब है। तो अगर मुंह का जायका लेना है उसमें करेले और भिंडी आते हैं जो कि आउट ऑफ सीजन सब्जी ख्याल की जाती है, जिसमें करेले जो है 200 रुपए और भिंडी तकरीबन 250 रुपए से भी ज्यादा फी किलो पर दस्तयाब है। लेकिन मार्केट में बहुत ज्यादा दस्तयाब नहीं है, कहीं कहीं दस्तयाब है। तो ये सूरत हाल है जिसमें इस वक्त सब्जियों की तो यही हालात नजर आ रहे हैं कि कीमतें हम कह सकते हैं कि कदरे बेहतर हैं चंद हफ्ते पहले के मुकाबले में। चिकन अलबत्ता महंगा है जो कि इस वक्त 267 रुपए फी किलो आज बिक रहा है। और अंडे की कीमत में भी खातरखा कमी हुई है। ये 200 रुपए से भी ज्यादा हो गए थे लेकिन इस वक्त 137 रुपए फी किलो फी दर्जन 137 रुपए फी दर्जन अंडे जो जाहिद आबिद, ये तो आपने हमें बता दिया सब्जियों के हवाले से। और सब्जियां अगर पकाई जाएं तो उनके साथ रोटी खाई जाती है और सुनाई दे रहा है कि आटे की किल्लत दोबारा होने वाली है, इस हवाले से बताइएगा। जी बिल्कुल, होने वाली तो जरूर है। जो हालात इस वक्त नजर आ रहे हैं उसमें यही लग रहा है कि आइंदा चंद रोज तक या चंद हफ्ते तक मार्केट में थोड़ी सी हलचल मचेगी आटे की, क्योंकि लाहौर के बाहर जो इस वक्त फ्लोर मिल्स है वहां पर ये कहा जा रहा है, ये सुना जा रहा है कि उन्हें कोटा उस तरह नहीं मिल रहा जिस तरह पहले दिनों में मिल रहा था, जिसकी वजह से आटे की वहां किल्लत देखी जा रही है। लेकिन लाहौर शहर की अगर हम बात करें, लाहौर शहर में इस सूरत कदरे बेहतर है और दुकानों पर हमें 20 किलो का आटा 860 रुपए में दस्तयाब है। यूटिलिटी स्टोर पर आटा दस्तयाब नहीं है, उसकी वजह उनके पास फंड्स ना होना है। यूटिलिटी स्टोर जो 800 रुपए का आटे का 20 किलो का थैला दे रहा है उसके पास इस वक्त फंड्स की कमी है। उसके सिर्फ आटा नहीं, कई ऐसी चीजें हैं जो या तो उन्होंने महंगी की है कीमतें बराबर करने के लिए या उसकी किल्लत देखी जा रही है। चीनी भी इसी तरह है, ये 95 रुपए फी किलो तक पहुंची हुई है इस वक्त। उसमें कमी का थोड़ा सा रुझान जरूर है लेकिन अभी भी 90 से 95 रुपए लाहौर शहर में चीनी बेची जा रही है। और इसी किस्म के हालात नजर आ रहे हैं कि चीनी की कीमत तकरीबन इतने ही। ठीक है, जाहिद आबिद हमें बता रहे थे कि मार्केट की क्या सूरत हाल है और जरूरियाती अशिया की कहां तक पहुंची हैं कीमतें। तो जाहिद आबिद आपका बहुत शुक्रिया कि आप हमें अपडेट कर रहे थे। जनाब, आपको पता चल गया होगा और इसी वाले से आपने पैसे भी उतने ही लेकर जाने हैं ग्रोसरी करने, और भी बहुत सी बातें करनी है। और हमारे साथ मेहमान हैं जिनसे आपको मिलवाना है, लेकिन इस शॉर्ट ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक जनाब, खुशामदीद टू जागो लाहौर। ब्रेक पर जाने से पहले मैं आपको बता रही थी कि कुछ ऐसे गेस्ट हैं जिनसे आपकी मुलाकात करवानी है और आपको पता है कि हम यहाँ पर अपना न्यू टैलेंट बुलवाते रहते हैं। पाकिस्तान के हवाले से जो नए बच्चे हैं और जो नौजवान नस्ल है वो क्या क्या कर रही है और अपने आप को किस तरह अपना लोहा मनवा रही है, अपने आप सलाहियत किस तरह मनवा रही है, उनको हम अपने शो पर बुलाते हैं और आप तक उनके एक्सपीरियंसेस, उनकी लाइफ जो है ना वो आप तक पहुँचाते हैं। तो जनाब ऐसे ही एक शख्सियत या नौजवान कह लें हमारे साथ मौजूद हैं जिनके साथ आज बहुत मजा आने वाला है और बहुत सारे गाने सुनने वाले हैं हम उनसे। तो आपको पता चल ही गया होगा कि सिंगर हैं जी हमारे साथ फैजान कुरैशी मौजूद हैं, जो सिंगर भी हैं, राइटर भी है, कंपोजर भी हैं और म्यूजिशियन भी हैं। सब कुछ एक ही पैकेज में है। फैजान, मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं। मैं भी ठीक ठाक। फैजान, इतना कुछ एक साथ ही सब कुछ कर लेना है हमने। हाँ जी, बस ऐसा होता है ना कि इंसान सोचता तो काफी कुछ है, लेकिन जो कुछ वो कर पाता है वो मेरे ख्याल में अल्लाह की देन होती है। उसी की वजह से इंसान कुछ कर पाता है, अदरवाइज खुद से तो सारा कुछ पॉसिबल नहीं है। कंप्लीट ज़ात तो सिर्फ अल्लाह की है। ऐसे ही है। तो फैजान, कब से शौक हुआ कि मैंने सिंगिंग करनी है, मैंने इस साइड पर जाना है, और कितनी देर हो गई है सिंगिंग करते हुए? सिंगिंग करते हुए प्रोफेशनली तो मुझे 6 साल हुए हैं। ठीक है। शोज में और कॉन्सर्ट्स में। इससे पहले 10 साल पहले, 15 साल पहले मैंने एक कॉन्सर्ट अटेंड किया था, सूफी कॉन्सर्ट। पाकिस्तानी बैंड है मिकाल हसन बैंड, बहुत फेमस बैंड है। उनके क्लासिकल सिंगर हैं जावेद बशीर साहब, बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। उनको मैंने सुना था, तो उसके बाद मुझे शौक शुरू हुआ था। हो गया, हाँ, जी, कि मैंने भी साइड पर जाना है। तो जी, पहला गाना कब गाया आपने? पहला ये कहना मेरे ख्याल में मुश्किल है, क्योंकि गाते तो पता नहीं कब से रहे हैं, लेकिन प्रोफेशनली जो मैंने गाना गाया वो 2014 में एक शो में मैंने परफॉर्म किया था। लिवाइस ने स्पॉन्सर किया था और वहाँ से फिर मुझे ये फील होना शुरू हुआ कि यार नहीं, कुछ तो है ऐसा जो लोगों से हटके है, मतलब आम इंसान जो गाता है उससे हटके कुछ है, मैं कर सकता हूँ। तो उसके बाद फिर मैंने प्रोफेशनली अपना गाना रिकॉर्ड किया। ठीक है। और सूफी सॉन्ग था पहला मेरा, और वो हम अभी तो फिर क्या सुनाएंगे? हमें सुनाएंगे आप? बिल्कुल, चलें फिर स्टार्ट। इसीलिए तो आए हम। एग्जैक्टली, हम भी इसीलिए आए कि आप जैसे टैलेंट है जो पाकिस्तान का वो हम प्रमोट कर सके। कौन सा पहला गाना हमें सुनाएंगे आज? मेरा अपना गाना है दुआ। ठीक है। इट्स अ सूफी सॉन्ग और वही आप जरूर जरूर। भीगी ये ज़मीं भीगा आसमान है, जिंदगी की दौड़ में ही सब गुम क्यों है। भीगी ये ज़मीं भीगा आसमान है, जिंदगी की दौड़ में ही सब गुम क्यों है। मुझे बता भी दे ऐ दिल, तू है क्यों, मुझे बता, तू रहता जुदा क्यों है। दुआ दुआ तुझसे करता हूँ मैं इल्तिजा, मेरी सांसों में मेरी धड़कनों में तू ही तू है बसा। खुदा खुदा मुझसे होना कभी ना जुदा, मेरी सांसों में मेरी धड़कनों में तू ही तू है बसा। मौला मौला सपनों के रंग बिखरते क्यों जा रहे, तन्हा इस भीड़ में क्यों हम खो गए। सपनों के रंग बिखरते क्यों जा रहे, तन्हा इस भीड़ में क्यों हम खो गए।
मुझे बता भी दे ए दिल तू है क्यों, मुझे बता तू रहता जुदा क्यों है। दुआ दुआ तुझसे करता हूँ मैं इल्तिजा, मेरी सांसों में और मेरी धड़कनों में तू ही तू है बसा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा फैजान, बहुत अच्छा। और मैं तो बिल्कुल ही खो गई थी आपके गाने में, और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा और आप भी इनके बारे में फीडबैक अच्छा दीजिएगा। फैजान, कौन इंस्पिरेशन आपकी रही, किसको सुन सुन के बड़े हुए और सोचा कि इनके जैसा बनना है मुझे? इंस्पिरेशंस तो बहुत सारी हैं एक्चुअली। जो सबसे पहली जो इंस्पिरेशन है, एक्चुअली मेरा सॉन्ग भी सूफी है, तो उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब मेरे बहुत ज़्यादा क्लोज हैं। मैं उनको सुन के और उनको देख के, उनका वे ऑफ वो जिस तरह से अपना डिलीवर करते थे म्यूजिक, वो उसको देख देख के मैं इतना इम्प्रेस हुआ था उनसे कि मुझे पता था कि मैं ये काम नहीं कर सकता जो वो काम कर रहे हैं। आई मीन दे वर सुपर। एग्जैक्टली, बिल्कुल। लेकिन वो जो चीज थी जिसने मुझे खींचा अपनी तरफ, वो सूफीज्म था एक्चुअली। और सूफीज्म की वजह से मैं उनकी कवालियां हो या उनका म्यूजिक हो या उनका कोई भी मतलब गाना हो, तो उस चीज ने मेरे अंदर एक ये चीज पैदा की कि मैं गाऊं, मुझे मजबूर किया गाने पे। फिर उसके अलावा जावेद बशीर साहब हैं, मैडम नूर जहां हैं, उनके भी कई गाने मैं अक्सर कोशिश करता हूँ। मैं परफेक्टली तो नहीं गा सकता, बट मैं कोशिश करता हूँ कि मैं निभा सकूं। बिल्कुल ऐसे ही है। फैजान, हमें बताइए, सीखा कहाँ से, रियाज कितनी देर करते हो, प्रैक्टिस एक दिन में, क्योंकि इसके लिए बहुत ज्यादा रियाज करने की जरूरत पड़ती है। एग्जैक्टली। जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं बड़े बड़े असातिज़ा को सुनता हूँ और उन लोगों से खाली मैं म्यूजिक नहीं सीखता, बाकी जो जिंदगी में म्यूजिक को सरवाइव किस तरह से करना है खुद को, और उसको मतलब कैसे करना है। बड़े जो खान साहब लोग हैं वो ये बताते हैं कि म्यूजिक अगर आपकी लिसनिंग पावर अच्छी है तो आप डिलीवर भी अच्छा कर सकते हैं। एग्जैक्टली ऐसे ही है। तो इसलिए मैं सुनता ज्यादा हूँ और प्रैक्टिस तो चलती रहती है। मैं जितना मर्जी प्रैक्टिस कर लूँ उतनी कम है। ये एक समंदर है बहुत बड़ा, और इसको कोई एक साथ नहीं पी सकता। तो जितना मर्जी हम प्रैक्टिस करते हैं, सारी जिंदगी भी दे दें तो ये नहीं आ सकता। बाकी प्रैक्टिस होती है, सुबह होती है, शाम को होती है, 2 टाइम होते हैं। और बाकी यही है आप लोग के सामने, जितना भी मैंने प्रैक्टिस किया है वो आप लोग आपने बस बात कर दी नुसरत फतेह अली खान साहब की, और हम भी चाहेंगे कि आप उनका कोई एक सुनाएं हमें, अच्छा सा गीत या गजल या जो भी आप सुनाना चाहेंगे, हम सुनना चाहेंगे जरूर। बिल्कुल बिल्कुल। उनका एक बहुत ही खूबसूरत गाना है, वो मैं आप लोगों के सामने पेश जरूर जरूर। मैं तो वो नहीं रहा मैं तो वो नहीं रहा, हाँ मगर वही है तू, मेरी जिंदगी है तू, मेरी जिंदगी है तू, गम है या खुशी है तू, मेरी जिंदगी है तू, मेरी जिंदगी है तू। आफतों के दौर में, आफतों के दौर में चैन की घड़ी है तू, मेरी जिंदगी है तू, मेरी जिंदगी है तू, गम है या खुशी है तू, मेरी जिंदगी है तू, मेरी जिंदगी है तू। दोस्तों के दरमियां, दोस्तों के दरमियां
वजह दोस्ती है तू, मेरी जिंदगी है तू, मेरी जिंदगी है तू, गम है या खुशी है तू, मेरी जिंदगी है तू, मेरी जिंदगी है तू। बेहतरीन फैजान, बेहतरीन। थैंक्स लॉट, थैंक यू। अब कुछ बात कर लेते हैं फैजान कोरोना के हवाले से कि कोरोना की वजह से हर finally। एक इंडस्ट्री जो है ना वो इस वक्त बंद है और म्यूजिक इंडस्ट्री भी जो है वो थोड़ी बंद है, तो क्या कितना नुकसान हुआ है नौजवानों को, जो म्यूजिशियन हैं उनको? नुकसान तो देखें पूरी दुनिया में हुआ है, ऐसे ही है। चाहे वो कोई भी इंडस्ट्री हो, बिजनेस हो या म्यूजिक हो या व्हाटएवर। लेकिन हम लोग जिंदा दिलाने शहर से ताल्लुक रखते हैं। हमने वो पंजाबी की एक मिसाल है ना, अखाड़ा नहीं छड़ना। तो हम करते जाएंगे। जिंदगी मौत जो है वो अल्लाह के हाथ में है, ऐसे ही है। लेकिन हम लोगों को अपने आप को बेहतर तरीके से सिक्योर करके चलाना ये जिम्मेदारी, क्योंकि दीन में भी है सफाई निस्फ ईमान है। तो कोविड जब नहीं था तब से ये चीज इम्प्लीमेंट होनी चाहिए। हाथ साफ रखें अपना, मतलब इस चीज को मतलब केयर करें जितना हो सकता है। और बस मैं ये कहूँगा काफी नुकसान हुआ है, इसको रिकवर करने में टाइम लगेगा, बट वी हैव टू मूव ऑन। एग्जैक्टली, हमें हिम्मत नहीं हारनी, हम एग्जैक्टली इसमें से निकल जाएंगे। तो मैंने सुना है फैजान आपका स्पोर्ट्स से भी कुछ ताल्लुक है, उसमें भी थोड़ी आपका इंटरेस्ट है, उस हवाले से बताइए। जी बिल्कुल, एक्चुअली मेरे फादर इंटरनेशनल बॉक्सिंग चैंपियन रह चुके हैं और वो इंटरनेशनली बॉक्सिंग को रिप्रेजेंट भी करते हैं पाकिस्तान की तरफ से, और इंटरनेशनल कोच भी हैं। तो उस हवाले से शौक था, बॉक्सिंग का तो नहीं था, लेकिन आई एम अ बेसबॉल प्लेयर, अंडर 19 टीम में मैं खेल चुका हूँ, और बस यही है। और तो फिर इस साइड पे कैसे शौक आया? अगर फादर भी इस साइड पे थे स्पोर्ट्स में, आप भी अंडर 19 खेल चुके हो, बेसबॉल प्लेयर हो, तो फिर क्या? काफी लोग मुझसे ये सवाल करते हैं, स्पेशली मेरे फादर के जो कलीग्स हैं वो पूछते हैं कि ये तुम किस तरफ। अब इस पे तो किसी का जोर नहीं है कि आपको अगर कोई चीज अल्लाह ने अता की है, वो अगर अल्लाह पाक चाहते हैं कि सामने आए दुनिया की, तो वो आके रहेगी। वो आप जो मर्जी कर लें, जिस तरफ मर्जी चले जाएं, आप आ ही जाएंगे इस तरफ। अब देखें ना, मैं अपना एक छोटा सा बिजनेस भी रन कर रहा हूँ, स्टार्ट किया, हम पार्टनर्स हैं 3, एग्रोकेमिकल हिसाब से है। तो वो अब आज यहाँ पे मुझे इनवाइट किया आपने, तो मुझे नहीं पता था कि उसके दौरान मुझे यहाँ पे दोबारा म्यूजिक खींच लाएगा। ठीक है, इसी तरह की एक चीजें चलती रहती हैं जनाब। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को आज का प्रोग्राम बहुत ही पसंद आया होगा, और इसका फीडबैक भी आप हमें जरूर दीजिएगा। हमारे फेसबुक पेज पर जाकर आप बता सकते हैं कि कैसा लगा आज का हमारा आपका शो। और हमारे साथ ही फैजान हमारे साथ ही मौजूद हैं। हमारा और आपका वक्त तो खत्म हो चुका है, लेकिन हम फैजान से रिक्वेस्ट करेंगे कि जाते जाते हमें सजाद अली का कोई गाना जरूर सुनाइएगा। जनाब, मेरा और आपका तो वक्त खत्म हो गया, लेकिन आपने ये गाना जरूर सुनना है। फैजान हमारे साथ ही मौजूद हैं। अल्लाह हाफिज मेरी तरफ से आप लोगों को। लगाया दिल बहुत पर दिल लगा नहीं, लगाया दिल बहुत पर दिल लगा नहीं, तेरे जैसा तेरे जैसा तेरे जैसा कोई हमको मिला नहीं। लगाया दिल बहुत पर दिल लगा नहीं, ये तोहफे हैं जो अपनों से मिले हैं, ये तोहफे हैं जो अपनों से मिले हैं, हमें गैरों से कोई भी गिला नहीं।